शब्द निर्माण की प्रक्रिया, ये हमारा अध्याय चल रहा था, हमारा ये चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर के तहत हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा, प्रत्यय के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। समास कहते किसको हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ध्यान से, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। वर्णों का मेल बोलते ही वो संधि की परिभाषा हो जाएगी। जरा देखें, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास और संधि में बहुत फर्क होता है। संधि में ध्वनियों का विकार होता है। किसका विकार होता है? ध्वनियों का। जबकि समास में शब्दों का विकार होता है। संधि में ध्वनियों का विकार और समास में शब्दों का विकार। संधि में संधि विच्छेद होता है। संधि में संधि विच्छेद होता है, जबकि समास में समास विग्रह होता है। संधि में विभक्ति कभी नहीं हटती। संधि में विभक्ति कभी नहीं हटती, जबकि समास में विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियां होती है कारक चिन्ह की। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में बेपर, संबोधन हे ओ हरे इत्यादि, ये इनकी विभक्तियां हैं। एक बार वापस देखिए, ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है। ये ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। संधियों का मेल, ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है और शब्दों का मेल समास कहलाता है। मुख्य अंतर यही है, ध्वनियों का मेल और शब्दों का मेल। तो हम बात वापस करेंगे कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। चलिए हम एक नई चीज और पढ़ते हैं कि समास होते कितने प्रकार के हैं। जी हाँ, समास हिंदी में 6 प्रकार के माने गए हैं। हिंदी में बात कर रहा हूं, 6 प्रकार के। पहला समास है अपने पास में द्वंद्व, फिर है द्विगु, फिर है कर्मधार्य, फिर है अव्ययी, फिर है तत्पुरुष और अंत में है बहुव्रीहि। ये 6 प्रकार के समास हिंदी में माने गए हैं। अब इन 6 प्रकारों पर हम बात करेंगे कि वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहां होता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझे। द्वंद्व समास कहां होता है? द्वंद्व समास जहां दोनों पद प्रधान होते हों। दो पद होंगे, दोनों ही प्रधान होंगे। प्रधान का मतलब होता है मेन होना, यानी जिसके आगे या पीछे कोई भी पद आ जाए, किसी भी पद को हम आगे रख दें, किसी को भी पीछे रख दें, इससे कोई अंतर न पड़ता हो, क्योंकि दोनों ही प्रधान हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं हमारे पास, जैसे देखिए समास ये है हमारे पास दुख सुख। अच्छा, दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, अब विग्रह करेंगे तो इसके अंदर क्या लग जाएगा? या तो लग जाएगा और या लग जाएगा या। तो हम इसका विग्रह भी करके देख लेते हैं। सुख दुख, विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दुख और सुख। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल या रोटी। चोर पुलिस, चोर या पुलिस। इस तरह के शब्दों को, समास को, शब्दों को, समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व,
जहां दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनमें और अथवा या लगते हों। ये देखिए दोनों पद प्रधान हैं, इनमें किसी को आगे भी रख सकते हैं, जैसे माता पिता है तो पिता माता भी किया जा सकता है। जब हमने विग्रह किया तो उसमें और भी लग गया, या भी लग गया। ये और या आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। दूसरा समास द्विगु समास। द्विगु, द्वि बोलते ही दो शब्द की तरफ हमारा ध्यान जाता है, इसका मतलब कहीं संख्या की तरफ जा रहा है। तो हम इसका अनुमान भी ऐसे ही, इसकी परिभाषा का अनुमान भी इसी से लगा सकते हैं कि संख्या इसकी परिभाषा में कहीं ना कहीं आएगी। तो देखिए जहां प्रथम पद संख्यावाची हो, जहां प्रथम पद संख्यावाची हो, यानी पहला पद जो होगा वो संख्या को इंडिकेट करेगा। तो जहां प्रथम पद संख्यावाची हो और जिसका कोई अन्य अर्थ न निकले, इस चीज को भी ध्यान दे, अन्य अर्थ न निकले। ये सभी जगह जो है इसमें चौवन्नी, त्रिकोण, ये एक संख्या को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे चौराहा, ये समास है हमारे पास, चौराहा। विग्रह करेंगे तो जाएगा 4 राहों का समूह। चौमासा 4 मासों का समूह। चवन्नी 4 आनियों का समूह। त्रिकोण 3 कोणों का समूह। जिसका कोई अन्य अर्थ न निकले, ऐसे भी जैसे त्रिनेत्र, जैसे दशानन, ये दोनों वो शब्द हैं जिसके अन्य अर्थ निकल रहे हैं। दशानन जब बोला जाता है तो लोग अर्थ दश मुंह वाला नहीं लगाते, लोग अर्थ लगाते हैं रावण, तो ये अन्य अर्थ हो गया। त्रिनेत्र जब बोलते हैं तो 3 आंख वाला अर्थ नहीं लगाते, बल्कि अर्थ लगाते हैं भगवान शंकर। तो इस तरह के शब्दों में हम ये कहेंगे कि द्विगु समास नहीं होता, जबकि ऐसे शब्द जिनका अन्य अर्थ न निकले उनमें द्विगु समास होता है। तीसरा समास है कर्मधारय समास। कहां होता है? जिन समस्त पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो। विशेषण विशेष्य, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो और उपमेय उपमान किसे कहते हैं? उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यहां कुछ शब्द हैं जिसमें विशेषण विशेष्य का और उपमेय उपमान का दोनों का उदाहरण दिया गया है। पहला है महाराजा, तो राजा संज्ञा है, महा उसकी विशेषता है, तो महान है जो राजा। फिर दूसरी बात आती है अधमरा, आधा है जो मरा, मरे हुए की भी विशेषता कि वो आधा ही मरा है। काली मिर्च, मिर्च संज्ञा और काली होना उसकी विशेषता। मिर्ची बड़ा, बड़ा अपने आप में संज्ञा और उसमें मिर्च का होना उसकी विशेषता। घनश्याम, घन के समान जो श्याम है, यानी बादलों के समान जो काले हैं। तो यहां क्या है? यहां उपमेय उपमान है। तो इस तरह से हमारा तीसरा समास कंप्लीट होता है, वो है कर्मधारय समास। अब हम बात करते हैं चौथे समास की। चौथा समास है अपने अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हमें अव्ययी शब्द का अर्थ समझना होगा। तो देखिए, अव्यय शब्द का मतलब होता है अविकारी, जिसमें कोई विकार न आए, या अक्षय, जिसका कोई क्षय न हो, या जो नित्य एक जैसा ही रहे, उसमें कोई क्षय न हो। तो डेफिनेशन को दोबारा अपन कर लेते हैं। वो शब्द जिसके रूप में, हाँ क्या क्या ध्यान रखने योग्य है? वो शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार न होता हो। वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार न होता हो। फिर ध्यान दे ले एक बार,
अव्ययी शब्द वो शब्द है जिसके रूप में वचन और लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता हो, उसे अव्यय कहते हैं। अब जरा समास देखें। भरपेट, विग्रह करेंगे पेट भरकर। अब शब्द को समझिएगा, ये अव्यय कैसे हैं, भरपेट अव्यय शब्द कैसे हैं, क्योंकि इसमें वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता। अब वचन क्या है, एक वचन और बहुवचन। एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि मानव ने भरपेट खाना खाया। ये शब्द भरपेट मैंने मानव के लिए काम में लिया, मानव एक था। अब मैं बहुवचन में काम लेता हूं, लड़कों ने भरपेट खाना खाया। अब देखिए, भरपेट मानव के लिए भी भरपेट ही बोला गया और लड़कों के लिए भी भरपेट ही बोला गया। यह नहीं कहा गया था बहुवचन आते ही भरपेटों, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केवल भरपेट भरपेट ही रहा, उसमें कोई विकार वचन के अनुसार नहीं आया। जरा लिंग परिवर्तन करके देख लेते हैं। मानव ने भरपेट खाना खाया, यह क्या है, यह हम लिंग परिवर्तन करके इस शब्द को देख रहे हैं, उसमें विकार आता है या नहीं आता है। मानव ने भरपेट खाना खाया। अब जरा लिंग परिवर्तन करते हैं। राधा ने भरपेट खाना खाया, लड़की आया तो भी भरपेट भरपेट ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार बेखटके, वचन और लिंग के अनुसार बेखटके शब्द कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा खटके के बिना। प्रतिदिन प्रत्येक दिन, रातों रात रात ही रात में, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो ये वो समास है, अव्ययी भाव समास वो समास है जिन शब्दों में वचन और लिंग के अनुसार कभी परिवर्तन नहीं होता हो। पांचवा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजमहल शब्द हैं, राजमहल यानी राजा का महल, तो इसमें दूसरा पद प्रधान यानी महल प्रधान है और इसमें पहले पद का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। राजा का लोप हो गया है, तो इसमें देखिए पहले पद का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। कारक विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। कारक आपको पता है 8 प्रकार के होते हैं। पहला और आखिरी कारक छोड़ दीजिए, उसके बीच में बचे हुए 6 प्रकार का तत्पुरुष समास होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन हे ओ अरे। अब जरा देखिए, पहला और आखिरी 8वां छोड़ दें, इसके बाद तत्पुरुष समास हो जाता है 6 प्रकार का। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्ण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, 5वां संबंध तत्पुरुष और छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। तो इस प्रकार हमारे पास 6 प्रकार के तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जैसा कि मैंने बताया कि कारक चिन्हों पर डिपेंड करते हैं और कारक चिन्ह मैंने बताए थे कि वो तत्पुरुष समास में 6 कारक काम में आते हैं, पहला और अंतिम कारक छोड़ करके। तो अपन बात करते हैं तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों के लोप की और बनने वाले समासों की। कर्म तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह को का लोप होगा। देखिए, इन सब की परिभाषाएं बहुत आसान है याद करना, क्योंकि परिभाषा में कुछ भी नहीं है। जो कारक चिन्ह है उसका लोप होगा, बस इतना ही कहना है। कारक चिन्ह को का लोप होगा। अब को का लोप होने से क्या शब्द बनता है? जेब कतरा, को लगा दीजिए, इसका विग्रह हो जाएगा जेब को कतरने वाला। इसी तरह से चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ये हुआ कर्म तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष की बात करते हैं, से कारक चिन्ह से का लोप होगा। मन चाहा, मन से चाहा। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। हस्त लिखित, हस्त से
लिखित। इसी तरह से संप्रदान तत्पुरुष कारक चिन्ह क्या है? के लिए, का लोप होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। इसी तरह से देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। फिर आता है अपादान तत्पुरुष कारक चिन्ह से। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये से और ये से, दो से थे। ये से था कनेक्टिंग करने के लिए और ये से है अलग करने के लिए, यानी अलग के अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो देखिए ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ये अलग कर रहा है। देश निकाला, देश से निकाला, तो ये से जो है वो देश से अलग करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। धनहीन, धन से हीन। इसी प्रकार अगला तत्पुरुष समास है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास कहां होगा? जहां कारक चिन्ह का, के, की का लोप होगा। सेनापति, सेना का पति। दीनानाथ, दीनों के नाथ। सिरदर्द, सिर में दर्द। इसी प्रकार अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी कारक चिन्ह मैं, पे, पर का लोप होगा। कारक चिन्ह क्या है? मैं, पे, पर, इसका लोप होगा। जैसे आप बीती, आप में बीती। आप पर बीती, सॉरी, वनवास, वन में वास। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। धन्यवाद। छठा और आखिरी समास है बहुब्रीहि समास। यह समास परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, उसमें इस समास से अक्सर कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये बड़ा दिलचस्प समास है, जरा देखें और इसकी परिभाषा एक बार समझ लेंगे तो इसके अर्थ को समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुब्रीहि समास, थोड़ा सा ध्यान दें। जिस समास में, इस शब्द पे ध्यान दें, पदगत अर्थ न निकलकर कोई अन्य अर्थ निकले। पदगत अर्थ न निकलकर कोई अन्य अर्थ निकले। पदगत का मतलब होता है पद के अनुसार, और पद होता है शब्द, यानी जो शब्द लिखा है उसका वो अर्थ न निकले, कोई दूसरा अर्थ निकले। जैसे देखिए लिखा है नील गाय, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में नील गाय। नील गाय, क्या नीले रंग की गाय होती है? पद का अर्थ तो यही होता है नीले रंग की गाय, लेकिन यहां पदगत अर्थ नहीं निकलता। यहां निकलता है एक विशेष प्रकार की पशु प्रजाति, न कि नीले रंग की गाय। देखिए जरा, एक विग्रह करते समय हम समझाएंगे इसे, एक विशेष प्रकार की पशु प्रजाति, न कि नीले रंग की गाय। ठीक इसी तरह से बारहसिंगा, न कि वो जानवर जिसके 12 सींग होते हों, बल्कि एक विशेष प्रकार की पशु प्रजाति जिसके 12 सींग हो, यह जरूरी नहीं है। फिर आता है घनश्याम। घनश्याम का मतलब होता है काले बादल, लेकिन यहां तात्पर्य निकलता है श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला जिसका कंठ, यह अर्थ नहीं है, अर्थ है शंकर। दशानन, ये नहीं कि जिसके 10 सिर हों, अर्थ निकलता है रावण। तो ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए, पदगत अर्थ न निकले, यानी जिस समास में जो पद लिखा है उसका वो अर्थ न निकले, वहां बहुब्रीहि समास होता है।